जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा वीडियो सामने आता है जो महज 19 मिनट का है और उसमें एक राजनीतिक गठबंधन को रातों रात तोड़ने और 2000 करोड़ रुपए के मुकदमे की धमकी को जन्म देने की ताकत है। बिल्कुल। और ये किसी सस्पेंस फिल्म का प्लॉट नहीं चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के बीच उठा सबसे बड़ा सियासी तूफान है। हाँ, और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी तूफान के बिल्कुल केंद्र में जाने वाले हैं। मतलब ये हुमायूं कबीर का मामला, उनकी नई पार्टी एजेयूपी, टीएमसी और बीजेपी वाला जो पूरा विवाद है ना। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि कैसे एक कथित रिकॉर्डिंग ने, जिसकी प्रामाणिकता पर अभी भी बहस चल रही है, इन सब पार्टियों के साथ असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को मिलाकर एक ऐसा बहुकोण बना दिया है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, आज का हमारा मिशन भी यही है। हमारे पास न्यूज़ रिपोर्ट्स, नेताओं के आधिकारिक बयान और इस 19 मिनट के स्टिंग वीडियो के दावों का पूरा पुलिंदा है। हम 1000 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के आरोपों, तेजी से बनते बिगड़ते गठबंधनों और बंगाल के मुस्लिम वोटरों पर पड़ने वाले इसके असर का विश्लेषण करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट करना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनमें वामपंथी, दक्षिणपंथी और क्षेत्रीय दलों से जुड़ी अत्यधिक संवेदनशील और राजनीतिक सामग्री शामिल है। तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या नेता का समर्थन या विरोध करना नहीं है। सही कहा। हम केवल उपलब्ध स्रोतों में दी गई जानकारी को पूरी तरह से तटस्थ भाव से श्रोताओं के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे इस विवाद की जड़ पर आते हैं। टीएमसी ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में हुमायूं कबीर, जिन्हें टीएमसी ने निलंबित कर दिया था, उनसे मिलता जुलता एक व्यक्ति कैमरे पर कुछ ऐसा बोल रहा है जिसने हंगामा मचा दिया है। हाँ, दावों के मुताबिक यह व्यक्ति बीजेपी के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील की बात कर रहा है। अब एक सेकंड रुकिए। 1000 करोड़? हाँ। और यहां तक कहा गया कि 200 करोड़ रुपए तो एडवांस में मिलने वाले हैं, कैश में। क्या जमीन पर यह व्यावहारिक भी है या चुनाव से पहले बस हवाई बातें हो रही हैं? ये शक लाजमी है। जब कोई 1000 करोड़ जैसी रकम सुनता है तो दिमाग चकराई जाता है। वही तो। लेकिन अगर हम इस कथित वीडियो के पीछे के राजनीतिक अंकगणित को समझें तो ये रकम अचानक से कोई हवा में फेंका गया आंकड़ा नहीं लगती। अच्छा, कैसे? वीडियो के विवरण के अनुसार व्यक्ति कह रहा है कि मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए हर विधानसभा सीट पर 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अब बंगाल में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 294 के करीब। बिल्कुल। अगर कोई पार्टी 70 से 80 सीटों पर पूरी गंभीरता से लड़ना चाहती है और हर सीट पर 3-4 करोड़ खर्च करती है तो ये आंकड़ा तो 300 करोड़ के पार ऐसे ही चला जाता है। बाप रे, मतलब ये सिर्फ हवाई नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बाकायदा कैलकुलेशन है। और वीडियो में उस व्यक्ति ने कथित तौर पर ये भी कहा है कि बिहार की तरह चुनाव से ठीक पहले वोटरों के बीच पैसा बांटने के लिए कैश चाहिए। राजनीति में चुनाव लड़ने का एक पूरा लॉजिस्टिक तंत्र होता है। रैलियां, गाड़ियां, बूथ मैनेजमेंट और हाँ, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए खर्च होने वाला पैसा। तो इस तरह के बजट की चर्चा होना कोई बहुत असामान्य बात नहीं है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है उस व्यक्ति का आत्मविश्वास। वो वीडियो में पूरी चुनावी भविष्यवाणी कर रहा है। हाँ, वो सीटों का जो गणित बिठा रहा है। बिल्कुल। वो कथित तौर पर दावा कर रहा है कि इस रणनीति से बीजेपी 100 से 120 सीटें जीत लेगी, ममता बनर्जी 100 के नीचे सिमट जाएंगी और वो खुद 70-80 सीटें जीतकर राज्य का उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। मतलब ये सब कैसे? देखिए, यहाँ रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, इसे वोट कटवा रणनीति कहते हैं। मतलब अल्पसंख्यक वोटों को कैसे अपनी ओर मोड़ा जाए जो परंपरागत रूप से टीएमसी के पास जाते हैं। अच्छा, तो पढ़े लिखे मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर टीएमसी के वोट काटना। सही समझें। अगर पार्टी ए और पार्टी बी के बीच मुकाबला है और कोई तीसरा खिलाड़ी मैदान में आकर पार्टी ए के 10% वोट भी काट लेता है तो पार्टी बी तो अपने आप चुनाव जीत जाती है ना। समझ गया। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ अंकगणित नहीं है। इसमें नामों की एक ऐसी लिस्ट है जो इसे क्षेत्रीय मुद्दे से उठाकर सीधा राष्ट्रीय मुद्दा बना देती है। बड़े नेताओं का जिक्र है इसमें। हाँ, कथित तौर पर इस वीडियो में बंगाल के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी अज्ञात अधिकारी का भी जिक्र किया गया है। और यहीं पर मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है।
जब इतने बड़े नाम उछाले जाएंगे तो जाहिर है कि प्रतिक्रियाएं भी उसी स्तर की तीखी होंगी। लेकिन इन सब दावों के बीच एक दावा ऐसा है जिसने सच में स्तब्ध कर दिया। धर्म के साथ जो राजनीतिक खेल खेला जाता है, उसकी एक बहुत ही ठंडी और कैलकुलेटेड तस्वीर दिखती है इसमें। आप मुर्शिदाबाद के बेलडांगा वाले बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार वीडियो में वो व्यक्ति उस मस्जिद की प्रतिकृति के बारे में कह रहा है कि उसका इससे कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अरिथमेटिक है जिसका मकसद मुस्लिम समुदाय को गुमराह करना है, ताकि ध्रुवीकरण हो सके। हाँ, मतलब दोनों तरफ से फायदा उठाने की कोशिश। लेकिन जब इस स्तर के आरोप किसी नेता पर लगेंगे तो जाहिर है वो चुप तो बैठेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। वीडियो आने के बाद हुमायूं कबीर ने जो बचाव किया, वो आजकल की राजनीति का एक बहुत ही जाना पहचाना हथकंडा बन गया है। उनका बचाव था कि ये वीडियो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का कमाल है। उन्होंने चुनौती दी कि किसी के पास उनके बीजेपी नेताओं से मिलने का सबूत है तो सामने लाए। आजकल राजनीति में ये एआई एक ऐसा गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड बन गया है जिसे कोई भी नेता विवाद होने पर बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करनी होगी जिसे लायर्स डिविडेंड कहा जाता है। लायर्स डिविडेंड, ये क्या होता है? लायर्स डिविडेंड का मतलब है कि जब समाज में डीप फेक और एआई तकनीक इतनी आम हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलता है जो असल में झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, अगर कोई नेता किसी असली प्रमाणिक वीडियो में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसे कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। उसे बस इतना कहना है कि अरे ये वीडियो तो एआई से बना है। तकनीक के इस दौर में लोग वैसे इतने भ्रमित हैं कि वे असली वीडियो पर भी शक करने लगेंगे। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब तकनीक ने सच्चाई पर ही सवाल खड़ा करने का हथियार दे दिया है। खैर, कबीर ने सिर्फ एआई का दावा ही नहीं किया, कानूनी धमकियां भी दी। 2000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा है ना? हाँ, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य टीएमसी नेताओं पर। और उन्होंने पलटवार करते हुए राजनीति का वो पुराना पन्ना खोल दिया जिसे टीएमसी हमेशा बंद रखना चाहती है, नारदा स्टिंग। उन्होंने सीधा निशाना साधा और पूछा कि नारदा स्टिंग में जो टीएमसी के बड़े नेता कैमरे पर पैसे लेते दिखे थे, उनका क्या हुआ? मतलब नैरेटिव सेट कर दिया कि अगर मेरा वीडियो स्टिंग है तो तुम्हारा क्या था? बिल्कुल। लेकिन इस पूरी तस्वीर में बीजेपी का रुख बहुत दिलचस्प रहा। आरोप है कि डील उनके साथ हो रही थी, तो उनका स्टैंड जानना जरूरी है। हाँ, और अमित शाह ने बहुत ही तीखे शब्दों में इस वीडियो के दावों को खारिज किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर और बीजेपी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरह हैं, हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। और उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी 20 साल विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, लेकिन बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात करने वाले के साथ समझौता नहीं करेगी। बीजेपी को यहां अपना स्टैंड बहुत साफ रखना था, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मुद्दा उनके कोर वोटर बेस के लिए संवेदनशील है। इसलिए बीजेपी प्रवक्ता ने इसे टीएमसी का सस्ता नाटक बता दिया। उधर टीएमसी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। फिरहाद हकीम और कुणाल घोष ने मांग की है कि इस 1000 करोड़ रुपए के लेन देन की ईडी से जांच होनी चाहिए। कुणाल घोष ने तो उस पीएमओ अधिकारी की पहचान भी सार्वजनिक करने की मांग कर दी। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, ये सारा विवाद, ये वीडियो, गठबंधन, ये सब हुआ कितनी तेजी से है? अगर आप स्रोतों में दी गई टाइमलाइन पर नजर डालें ना, तो राजनीति की ये रफ्तार सच में किसी रोलर कोस्टर जैसी लगती है। वही तो। चलिए टाइमलाइन को समझते हैं। दिसंबर 2025 से शुरू करते हैं। 4 दिसंबर को कबीर को मस्जिद प्रस्ताव पर टीएमसी से निलंबित किया जाता है। और महज 2 दिन बाद 6 दिसंबर को भारी सुरक्षा के बीच उस मस्जिद का शिलान्यास हो जाता है। कोई 2 दिन में इतना बड़ा आयोजन कैसे कर सकता है? ये आयोजन कोई छोटा मोटा टेंट लगाकर नहीं किया गया था। स्रोतों में साफ लिखा है कि सऊदी अरब से मौलवी बुलाए गए थे। 40,000। हाँ, इस पूरे आयोजन का खर्च करीब 70 लाख रुपए बताया गया। इससे साफ पता चलता है कि निलंबन के बाद यह आयोजन अचानक नहीं हुआ, बल्कि तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। और इसके बाद आती है 19 दिसंबर की तारीख। यही वो दिन है जब कथित तौर पर वो स्टिंग वीडियो शूट किया गया था। और फिर वीडियो शूट होने के मात्र 3 दिन बाद 22 दिसंबर को कबीर एक नई पार्टी खड़ी कर देते हैं, आम जनता उन्नयन पार्टी। सब कुछ हुमायूं कबीर के हिसाब से चल रहा था। नई पार्टी बन गई, आयोजन हो गया। फिर चुनाव से ठीक पहले 25 मार्च 2026 को एक धमाका होता है। एआईएमआईएम और कबीर की पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान। दोनों नेता मंच पर एक दूसरे को बड़ा भाई और छोटा भाई बता रहे थे। पहली रैली 1 अप्रैल को हो भी जाती है, लेकिन फिर
टीएमसी वो कथित 19 मिनट का वीडियो लीक कर देती है। और इस लीक का असर देखिए। 10 अप्रैल को ओवैसी की पार्टी इस गठबंधन को आधिकारिक तौर पर तोड़ देती है। ये तो सच में हास्यास्पद है। मतलब ये राजनीतिक गठबंधन तो नेटफ्लिक्स के फ्री ट्रायल से भी जल्दी खत्म हो गया। महज 15 दिन में रिश्ता टूट गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि नैरेटिव कितनी तेजी से बदलता है। एक वीडियो सालों की तैयारी पर कैसे पानी फेर सकता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इन सब राजनीतिक दावपेचों के बीच उस आम मुस्लिम वोटर का क्या, जिसके इर्द गिर्द ये राजनीति बुनी गई? मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में कबीर ने खुद को एक नए विकल्प के रूप में पेश किया था। इसी वजह से AIMIM ने गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमान गरीब और शोषित हैं। वीडियो में जिस तरह से ये बात सामने आई कि धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो उससे नहीं जुड़ सकते। उन्होंने साफ कह दिया कि वे हाशिए पर पड़े समुदाय को स्वतंत्र आवाज देने के लिए 11 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उधर टीएमसी ने इस बवाल का इस्तेमाल चेतावनी देने के लिए किया। हाँ, टीएमसी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे ऐसे प्रॉक्सी खिलाड़ियों से गुमराह न हों। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कबीर जैसे नेता केवल अल्पसंख्यक वोटों को बांटने आए हैं। वही वोट कटवा वाला डर। लेकिन हुमायूं कबीर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं अकेला पैदा हुआ था और अकेला ही लड़ूंगा। वे 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अति आत्मविश्वास भी एक रणनीति का हिस्सा होता है, लेकिन असली सवाल यह है कि वोटर क्या सोच रहा है। क्या मुर्शिदाबाद का वोटर उस वीडियो को सच मानेगा जिसमें उनकी भावनाओं को सिर्फ एक कैलकुलेशन बताया गया है, या कबीर की इस बात पर कि ये AI की साजिश है? तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक छोटे से वीडियो ने 1000 करोड़ के दावों को जन्म दिया। बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दे का इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए करने की बात सामने आई, और कैसे 15 दिन पुराना गठबंधन ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का सटीक उदाहरण है कि आधुनिक चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। अब चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं, व्हाट्सएप वीडियो, स्टिंग ऑपरेशन और लायर्स डिविडेंड जैसे हथकंडों से लड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी बात पर एक विचार दिमाग में आता है जो स्रोतों में दबी हुई एक बहुत ही गहरी टिप्पणी से जुड़ा है। हमने नारदा स्टिंग का जिक्र किया था। हाँ, 10 साल पहले जब वो स्टिंग आया था तो हर किसी ने माना कि वीडियो असली है। फिर भी उस असली वीडियो का चुनावों के नतीजों पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि जब 10 साल पहले प्रामाणिक सबूतों का कोई असर नहीं हुआ, तो आज की स्थिति क्या होगी? वैकुप, आज के दौर में जब हर दूसरे वीडियो को नेता AI या डीप फेक बताकर आसानी से खारिज कर सकते हैं, तो क्या भविष्य के चुनावों में किसी भी तरह के विजुअल सबूत का कोई मोल रह जाएगा? बहुत गहरा सवाल है। या फिर अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां वोटर्स सिर्फ उसी पर विश्वास करेगा जो वो पहले से मानना चाहता है? सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हमारी आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस सियासी तूफान को हमने गहराई से समझा। आगे भी हम ऐसे ही जटिल विषयों की तह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।